नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, जो टॉपिक है समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है ना। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे परीक्षाओं में गाहे बगाहे सवाल पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि इसके तहत इस टॉपिक के अंदर अभी आपको पता चलने वाला है कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो तैयारी करने वाले लोग जो हैं अक्सर या तो इग्नोर करके बढ़ जाते हैं या तो उनको इजीली उसका कंटेंट जो है अवेलेबल नहीं होता, उनको पता नहीं होता है। तो हम जितनी बारीकियों के साथ इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो अभी आपको पता चलेगा और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, जो है आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक से यूपीएससी तक में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था। ठीक है ना। उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत 42 के बाद पड़ी नहीं थी, 1942 के बाद, और देश आज़ादी की तरफ आगे बढ़ा था। और यह समानांतर सरकार की जो भारत में स्थापना की गई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही की गई थी। ठीक है ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जब 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, तो क्या हुआ था? जितने भी कांग्रेस के प्रथम पीढ़ी के नेता थे, बड़े नेता थे, उन सबों को क्या किया था? अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था 8 अगस्त के रात्रि को। ठीक है ना। और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो कुछ बच गए तो 9 तारीख को जो है 9 अगस्त को अंग्रेजी सरकार ने जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। यह सवाल परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो आवर ऑपरेशन कब चलाया गया था या इसका संबंध जो है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस आंदोलन से है। ठीक है ना। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और भारत छोड़ो आंदोलन जब 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ तो उसके बाद जो है उसके 8 अगस्त के रात्रि से लेकर के 9 अगस्त के सुबह होते होते जो है अंग्रेज सरकार ने सभी भारत के बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। तो उसी को भारत के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। उसके बाद आंदोलन ने हिंसक स्वरूप जो है पकड़ लिया था। देश के विभिन्न भागों में कुछ ऐसे स्थान भी थे जहाँ पे अंग्रेजी सरकार शून्य हो गई थी, मतलब सरकार का वहाँ पे बस नहीं चल रहा था। ठीक है ना। और उन कुछ जगहों पे जो है वहाँ के जो लोकल नेता थे उन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो समानांतर सरकार स्थापित हुई थी वो प्रमुख रूप से 4 स्थानों की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। एक है बलिया, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यह स्थल है बलिया। ठीक है। उसके बाद तामलुक जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में है। कहाँ पे है? अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत रूप से उसको जानेंगे। और फिर सतारा जो महाराष्ट्र में है, तालचर उड़ीसा में है। तो इन सभी स्थानों पे जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। तो बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी अगस्त 1942 में, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे चीतू पांडे। चीतू पांडे बलिया के समानांतर सरकार के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है। और इन्हें बलिया का शेर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बलिया का शेर। तो ये चीतू पांडे ने जो है इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। हालांकि यह समानांतर सरकार बहुत कम दिन चल पाई थी बलिया में, क्योंकि शुरू में जब प्रारंभ हुआ था, सरकार का गठन किया गया था, समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, उस समय क्या था? उस समय तो अंग्रेज सरकार शून्य, जो अंग्रेजी व्यवस्था थी वो शून्य प्राय हो गई थी। ठीक है ना। उनका अस्तित्व खत्म हो गया था। आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों
ने इतना जोर का झटका दिया था अंग्रेजों को कि और उन्हीं स्थलों पे जो है समानांतर सरकार की स्थापना प्रमुख रूप से हुई थी। ठीक है, तो ये बलिया में जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था किसके नेतृत्व में, याद रखेंगे चित्तू पांडे के नेतृत्व में। यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो गलत नहीं करना है। ठीक है, और यह जो है मात्र 1 सप्ताह तक जो है चल पाई थी और अंग्रेजी दमन से जो है इसको फिर कंट्रोल में ले लिया गया था। ठीक है ना, तो यह सबसे कम समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। ठीक है ना, यह लगभग 1 सप्ताह तक चली थी। यह भारत में स्थापित होने वाली पहली समानांतर सरकार भी थी। यहाँ से भी इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापित होने वाली प्रथम समानांतर सरकार, पहली समानांतर सरकार जो है वो कौन सी थी या उसे कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है स्थापित किया गया था। यह पहली समानांतर सरकार थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है ना, इस समय क्या हुआ था, जो स्थानीय जिला कलेक्टर थे उनसे कांग्रेस के नेताओं ने जो है, जो आंदोलनकारी वहाँ थे, वह उन अंग्रेजी कलेक्टर से सत्ता छीन लिया था। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता कार्यकर्ता जिनको अंग्रेज सरकार ने जेल में बंद कर रखा था, उन सबको जो है जेल से रिहा कर दिया था। उसके बाद जो है थानों को लूट लिया था। ठीक है, थानों पर अधिकार कर लिया था। जो अंग्रेजी कोष था, खजाना था, उसको भी लूट लिया गया था। तो इस दृष्टि से जो है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं तामलुक की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तामलुक में भी समानांतर सरकार स्थापित किया गया था। ठीक है ना, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है, जातीय सरकार। तामलुक में स्थापित जो समानांतर सरकार थी उसे जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। किस सरकार के नाम से, जातीय सरकार के नाम से, याद रखेंगे, जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, जो नेता थे, वो कौन थे, सतीश चंद्र सामंत थे, अजय मुखर्जी थे, सुशील कुमार धारा थे। ठीक है ना, और यह समानांतर सरकार जो है यह कितने दिनों तक चली थी, लगभग 2 वर्षों तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी, लगभग 2 वर्षों तक जो है यह तामलुक वाली समानांतर सरकार जो है वो चली थी। ठीक है, यह दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक चली थी। मतलब स्थापना जो है तामलुक में समानांतर सरकार की कब हुई, दिसंबर 1942 में हुई और यह अगस्त 1944 तक लगभग 2 वर्षों तक यह सरकार चली थी। यह सरकार जो है, ये तामलुक में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो यह तामलुक स्थल एक और चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी दौरान जो है मातंगनी हाजरा नाम की एक महिला थी, एक 73 वर्षीय एक वृद्ध महिला थी, मातंगनी हजारा। ठीक है, यह भी बहुत बड़ी आंदोलनकारी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, और इनको जो है इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। मतलब ये शहीद हो गई थी पुलिस की गोलियों से। ठीक है, और इनके हाथ में तिरंगा झंडा था और तिरंगा झंडा लहराते हुए इनके सीने में गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं और तिरंगा लहराती रही। ठीक है ना, और उसी समय ये शहीद हो गई थी। दोस्तों, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मातंगनी हजारा को इनके बलिदान के लिए यह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना नेतृत्व प्रदान किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। मातंगनी हजारा की प्रतिमा तामलुक में उसी स्थान पे जो है जहाँ पे वो शहीद हुई थी, वहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और यह ऐसी भारत की प्रथम महिला हैं जिनकी प्रतिमा स्थापित की गई भारत में सबसे पहले। कहाँ पे, तामलुक में, जहाँ पे इन्होंने बलिदान दिया था, जहाँ पे ये पुलिस की गोलियों की वजह से ये शहीद हो गई थी। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बात आपने जान लिया कि सरकार को जो तामलुक में जो स्थापित हुआ था, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता था, वो क्या था, जातीय सरकार। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण चीज जहाँ से अक्सर यूपीएससी तक में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। तो विद्युत वाहिनी का गठन, यहाँ सवाल 2 तरीके से बन सकते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ कि आपकी सफलता के लिए क्वेश्चन किन किन तरीकों से कमीशंस के द्वारा पूछे जा सकते हैं,
हम बात सिर्फ उसी पे करेंगे, हम सिर्फ उसी पे चोट करेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। और बनते हैं, लगातार बनते रहे हैं। अभी मैं जैसा कि आपसे आज बात कर रहा हूँ, अभी जो बिहार में ईडीओ की परीक्षा चल रही है, लगातार जो है अपने क्लास से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप इसको वेरीफाई करने के लिए पंकज सर उत्कर्ष के नाम से बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पंकज सर के नाम से, उसको जाकर के आप विजिट करें और उसमें जितनी भी क्लास हैं आप उसको जरूर देखें, ठीक है ना। तब आपका भरोसा भी जागेगा और वहाँ से आपको कुछ ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो अन्य कहीं नहीं है, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से, आपके सफलता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, निगेटिव मार्किंग के इस दौर में कितना महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर, ये तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक चीज को बिना स्किप किए हुए देखिए और सफलता के मार्ग को जो है प्रशस्त कीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विद्युत वाहिनी की। ये विद्युत वाहिनी का गठन जो है ये मातंगनी हाजरा के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। यह जो है जातीय सरकार का जो तमलुक में स्थापित हुआ था उसका एक संगठित विंग था, ठीक है ना। ये क्या करता था, ये विद्युत वाहिनी ग्रुप जो था यह छापामार गतिविधियों को जो है अंजाम तक पहुंचाता था। क्या करता था, छापामार गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाता था जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज कर्मचारी थे उनके खिलाफ, ठीक है ना। और चक्रवात राहत, इन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी किए थे जातीय सरकार ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, मातंगनी हाजरा की भी इसमें प्रमुख भूमिका थी। तो इनके नेतृत्व में, मातंगनी हाजरा के नेतृत्व में जो है स्कूलों को अनुदान जो है दिया गया। चक्रवात संबंधी राहत कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल से लेकर के उड़ीसा होते हुए आप दक्षिण भारत तक जाएंगे तो क्या है, वो तटीय क्षेत्र है। ये पूर्वी घाट का जो ये इलाका है, तो ये पूर्वी तट जो है आपका, ये क्या है, ये तटीय इलाका है। तो यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात का प्रकोप हमेशा जो है आता रहता है, ठीक है ना। चक्रवात का प्रकोप यहाँ पे हमेशा आता रहता है। तो यहाँ पे चक्रवात राहत कार्य चलाना जो है वो आज की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो अभी भी सरकार को हमेशा चक्रवात राहत कार्य वहाँ पर चलाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि चक्रवातों की जो है बारंबारता रहती है, हमेशा चक्रवात समय समय पे मौसम के अनुरूप वो आते ही रहते हैं। तो मातंगनी हाजरा के द्वारा जो है चक्रवात राहत कार्य, जातीय सरकार के द्वारा चक्रवात राहत कार्य के लिए भी जो है प्रयास किए गए और स्कूलों को जो है अनुदान दिया गया। इतना ही नहीं, ये लोग जो थे, जो जातीय सरकार के लोग थे, ये क्या करते थे, यह जो अमीर व्यक्ति थे उनसे क्या करते थे, अमीरों से धन लेते थे, जो उनके पास छीनते नहीं थे, लेकिन जो उनके पास अधिशेष धन होता था, उनकी अधिशेष मतलब क्या होता है कि जो उनकी जरूरत के अतिरिक्त है, ठीक है ना। तो वो धन वहां से, उनसे अमीरों से लेकर के ये लोग जो है जातीय सरकार के लोग क्या करते थे, गरीबों में बांटते थे। तो विद्युत वाहिनी को याद रखेंगे और मातंगनी हाजरा को याद रखेंगे, जातीय सरकार के नाम को याद रखेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये 4 तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि इनके कुछ कार्यों में एक दो और महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे क्या किया था कि इन्होंने अदालतों के माध्यम से क्या किया, विभिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाया और जो अंग्रेजी अदालतें थी उनका पूर्ण बहिष्कार किया। क्या किया, अंग्रेजी अदालतों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब जो इस दौरान समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बनाई गई थी, उसमें तमलुक में मातंगनी हाजरा तो महत्वपूर्ण थी, उन्होंने अपना बलिदान तो दिया ही था। उसके साथ ही कुछ अन्य नाम की अगर बात करें तो एक रमा देवी नाम की महिला जिन्होंने उड़ीसा में, और एक कनकलता बरुआ नाम की महिला जिन्होंने बिहार में समांतर सरकार के लिए जो है लोगों में चेतना जागृत करने का काम किया था, ठीक है ना। और ये कनकलता बरुआ जो थी यह मूल रूप से असम की निवासी थी, ठीक है ना, जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा होगा ये कनकलता बरुआ। और यह मात्र 17 वर्ष की आयु में जो है शहीद हो गई थी। कब, सब मात्र 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में जो है ये शहीद हो गई थी, ठीक है ना, इनको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सतारा की। सतारा के समानांतर सरकार की बात करते हैं।
दोस्तों ये समानांतर सरकार जो सतारा कहाँ पे है? सतारा भारतीय राज्य महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में 1943 से लेकर के 1946 तक जो है समानांतर सरकार चलाई गई। और भारत में जितने भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, प्रशासन के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो है यही सरकार था। महाराष्ट्र का सतारा में स्थापित किया गया समानांतर सरकार। ठीक है दोस्तों, ये कब से कब तक चला था? 1943 से 46 तक। और ये लगभग जो है 3 वर्षों तक चला था। कितने दिन चला था? लगभग 3 वर्षों तक चला था। इस सरकार को, जैसे तमलुक वाली सरकार को जातीय सरकार के नाम से जानते हैं, वैसे ही सतारा महाराष्ट्र वाले समानांतर सरकार को प्रति सरकार के नाम से जानते हैं। किस सरकार के नाम से जानते हैं? प्रति सरकार के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है नाना पाटिल ने किया था और वाई चौहान ने किया था। वाई चौहान और नाना पाटिल की सतारा के समानांतर सरकार में जो है प्रमुख भूमिका थी। ठीक है ना। और इनको, नाना पाटिल को क्रांति सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, क्रांति सिंह। ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि क्रांति सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है ना। तो ये नाना पाटिल जो थे, इनको क्रांति सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हमने बात कर ही ली कि सतारा की सरकार जो थी वो 3 वर्ष तक चली थी। और भारत में जितने भी समानांतर सरकार जो है वो गठित किए गए थे, जिनकी स्थापना की गई थी, उनमें सबसे संगठित स्वरूप जो था वो महाराष्ट्र वाले सतारा वाले सरकार का था। ठीक है ना। सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, यह भारत में जितने भी समानांतर सरकार स्थापित किए गए थे उनमें सबसे अधिक क्या था? संगठित स्वरूप इसी का था। इसको याद रखेंगे। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? नाना पाटिल और वाई चौहान। इसको याद रखेंगे। नाम क्या हो गया? प्रति सरकार। इसको याद रखेंगे, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे लंबे समय तक भारत में स्थापित सभी समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक चलने वाला जो है यह सरकार थी। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इनके कार्यों की अगर दोस्तों बात करें तो इनके प्रमुख कार्यों में जो है न्यायदान मंडलों की स्थापना है। ठीक है ना। ये क्या करते थे? जनता की अदालत लगाते थे। क्या करते थे? जनता की अदालत लगाते थे। और उस माध्यम से जो है जनता की जितनी भी समस्याएं थी उसका निदान करने का प्रयास करते थे जनता की अदालतों के द्वारा। ठीक है ना। ये प्रति सरकार जो थी, इसने शराबबंदी और गांधी विवाह का प्रचार किया था। गांधी विवाह मतलब क्या? गांधी विवाह मतलब सादगीपूर्ण तरीके से विवाह करना। ठीक है ना। गांधी विवाह का उद्देश्य था, गांधी विवाह प्रणाली की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ही यही था कि सादगीपूर्ण तरीके से जो है विवाह लोग करे, समाज में अधिक खर्चा इस आयोजन में न करे। ठीक है ना। तो इसका प्रचार करता था, शराबबंदी का और गांधी विवाह का। उसके बाद ये प्रति सरकार, सतारा वाली जो प्रति सरकार थी, समानांतर सरकार थी, इसने क्या किया था? एक तूफान दल का गठन किया था। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। तूफान दल। और ये तूफान दल क्या था? ये हथियारबंद लोगों का समूह था। ठीक है ना। हथियारबंद लोगों का समूह था तूफान दल। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तूफान दल, इसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि तूफान दल का संबंध निम्नलिखित में से किस समानांतर सरकार से है? तो सतारा, जो महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित की गई थी प्रति सरकार, नाना पाटिल और वाई चौहान के नेतृत्व में, उसी का ये भाग था तूफान दल। और ये हथियारबंद लोगों का जो है एक समूह था। ठीक है। और यह जो है ब्रिटिश संचार लाइनों को, रेल लाइनों को जो है तहस नहस करके रख देते। दोस्तों 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी थे वो क्या करते थे? जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी कार्यालय है, वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करते थे। जो कागजें रखी हैं उसको नष्ट कर देते थे, उसको जला देते थे। जो संचार की व्यवस्था थी, जैसे टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन लाइन का तार काट दिया तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन खत्म। अब एक अंग्रेज अधिकारी दूसरे अंग्रेज अधिकारी से बात नहीं कर पाएंगे, तो संचार लाइन को ठप कर देना, तोड़ देना। उसके साथ ही जो रेलों की पटरी थी उसको तहस नहस कर देना। तो उससे क्या होगा? रेल यातायात प्रभावित होगा और अंग्रेज सैनिक क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह तेजी से
आंदोलन का दमन करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, कठिनाई होगी। इन्हीं उद्देश्यों से जो है यहाँ पे क्या किया जाता था, समानांतर सरकार के द्वारा रेल पटरियों को जो है निशाना बनाया जाता था, तूफान दल के द्वारा रेलवे, उसके बाद जो संचार लाइनें थी उसको जो है बाधित किया जाता था। दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जाननी चाहिए कि ये सतारा वाली समानांतर सरकार को पत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। पत्री मतलब हम ये उस कागज वाले पत्री की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये पत्री सरकार मतलब ये कि अब चूंकि समाज में तो सभी तरह के लोग होते हैं ना, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आंदोलनकारी का साथ दे रहे थे। आपके समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेज सरकार का साथ दे रहे थे, और इसलिए वो क्या करते थे कि आपके अगल बगल ही बैठे होते थे, आंदोलनकारियों के अगल बगल ही वो बैठते थे, रहते थे, ठीक है ना। लेकिन वो मुखबिरी करते थे किसका, अंग्रेजी सरकार का। अंग्रेजी सरकार का मुखबिरी कर मतलब पहुंच आपके आंदोलनकारियों की जो योजनाएं थी उसकी सूचना क्या करते थे, चुपके से जाके अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज अधिकारियों को जो है पहुंचा देते थे। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे मुखबिरों की पहचान की जाती थी समानांतर सरकार के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो इसके आंदोलनकारी थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। और उनको पकड़ के उनके पैर में जो है लोहे की नाल ठोक दी जाती थी, ठीक है ना। लोहे की नाल मतलब इसको पत्थर आप समझिए, इसलिए इसको पत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में यह पूछा जाता है, ठीक है। तो यह जानना भी रोचक है कि जो भी अंग्रेज सरकार के लिए मुखबिरी करते थे उनके पैर में लोहे की नाल ठोक दी जाती थी इन भारत छोड़ो आंदोलन और समानांतर सरकार के आंदोलनकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब संक्षिप्त में बात कर लेते हैं तालचर की। तालचर कहाँ पे स्थित है, तालचर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है तालचर, ठीक है। और यहाँ पे जो है भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकार अस्तित्व में आई थी, लेकिन ब्रिटिश दमन इतना तीव्र था कि उस तीव्रता को ये आंदोलनकारी सह नहीं पाए, और यहाँ कुछ ही दिनों में जो है क्या हुआ, अंग्रेजी दमन चक्र इस तरीके से चला कि यह समानांतर सरकार जो है समाप्त हो गई, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि कांग्रेस रेडियो को संचालित किस प्रमुख नेता के द्वारा, महिला नेत्री के द्वारा किया जाता था, तो उषा मेहता। उषा मेहता का नाम बहुत ही प्रमुख है, और बहुत कम उम्र में जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये भूमिगत रूप से, भूमिगत रह के जो है कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी, अंडरग्राउंड रह के, ठीक है ना। और इनके कांग्रेस रेडियो पे जो है महत्वपूर्ण नेता थे राम मनोहर लोहिया, तो वो अक्सर जो है लोगों को संबोधित किया करते थे और सूचना लोगों तक प्रेषित किया करते थे इस कांग्रेस रेडियो के माध्यम से। इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको जानना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वायसराय थे वो कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो जो थे ये वायसराय थे। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय थे, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर की बात हमने अभी कर ही ली है कि ऑपरेशन जीरो आवर जो है 9 अगस्त की सुबह में जो है सभी जो बड़े नेता थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम जाना महत्वपूर्ण है, ये है अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली ये वही महिला है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त को जो है ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा इन्होंने क्या किया था, फहराया था, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, और इनको जो है भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वो किन्हें बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। तो
इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ये साथ साथ मैं दोनों चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक शब्द की वजह से, तो आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इस नाम को याद रखेंगे। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इसे आप बिना स्किप किए अंत तक देखिए, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस टॉपिक से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो वो आज के इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे प्लेलिस्ट को एक बार जाकर के पूरा व्यू कीजिए, उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने जिस जिस पॉइंट पे बताया है कि यहाँ से सवाल आने की संभावना है, कमीशन अभी आगामी जो बिहार में परीक्षाएं एडीओ की चल रही है वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और पूरे क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक आपको देखना है। निश्चित रूप से यहाँ आने वाले सभी सवालों को आप गर्दा उड़ा करके आएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित होंगे। जय हिंद।